नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों ये वीडियो है हमारी नेट के दिसंबर 2019 का पेपर है दोस्तों, हिंदी का। इसको हम व्याख्या सहित इसे सॉल्व करा रहे हैं और अब तक हम क्वेश्चन 60 तक दोस्तों क्वेश्चन 60 तक करा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से अब हम जारी करते हैं, ठीक है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंधित लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो विचारधारा और लेखक: मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकता, ये विचारधारा हैं। और लेखक हैं दोस्तों ये काफ्ता, एंगेल्स, रोलावर्थ, युंग और कॉल्डिश, ठीक है। और दोस्तों मैं इसका जो कूट है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप थोड़ा माइंड कर लीजिएगा इनको, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका कूट है दोस्तों। तो सही ऑप्शन दोस्तों इनमें से पहला है, मैं आपको बता ही देता हूँ। और जो किस प्रकार से है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि बस अभी परसों में हमारा एक यूनिट टेस्ट हो रहा है। आपको पता होगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट हो रहा है। उसमें हमने इस बार वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4 और हिंदी भाषा उसको विभाग उद्भव विकास यूनिट 1, इन दोनों को मिलाकर के बनाया दोस्तों। बहुत ही ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि वाला जो सिलेबस है दोस्तों इसी बार लगा है हमारे सिलेबस में, नए सिलेबस में। तो वहाँ से कुछ प्रश्न डीपली थोड़े आने लगे हैं, उसके लिए बहुत अच्छे प्रश्न मैंने बनाए हैं। तो सैंपल आपको अवश्य मैं दिखाऊंगा। हालांकि वो पेड टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों विचारधारा है मार्क्सवाद के लेखक एंगेल्स, अस्तित्ववाद है काफ्ता, मनोविश्लेषणवाद है युंग और उत्तर आधुनिकता है रोला बार्थ, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रश्न संख्या 62। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था और यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था। तो सबको पता है दोस्तों, यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में हुआ था दोस्तों। इनमें आपस में एक विवाद हुआ था और उस विवाद का परिणाम में दोस्तों ये लिखा हुआ था। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था और यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। और गुप्त की जो प्रमुख कृतियाँ हैं दोस्तों, शिव शंभू की चिट्ठी, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास खिलौना, खेल मासा, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली, तो ये सब उनकी कृतियाँ हैं जिनमें से शिव शंभू के चिट्ठे निबंध जो है दोस्तों हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। उन्होंने अखबार चुनार, कोहिनूर दोनों उर्दू अखबार और भारत प्रताप उर्दू मासिक, भारत मित्र, बंगवासी आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, ठीक है दोस्तों। तो इससे हुआ था किसी शब्द के विषय में आपस में विवाद हुआ था, ये उसके परिणाम की वजह से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर जो उपन्यास है वो है दोस्तों आपका बंटी, आप सबको पता होगा, ठीक है। 63 का 3 सही है। तो और भी बाकी जो दे रखे हैं दोस्तों उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखाया तो बता देता हूँ। उसकी व्याख्या: तलाकशुदा माता पिता की संतान पर आधारित कथा वस्तु पर विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास है आपका भंडी, जिसका प्रकाशन हुआ है 1971 ईस्वी में। मन्नू भंडारी का वो उपन्यास है, हमारे सिलेबस में लगा है दोस्तों, आपको पता है। और दूसरा राजनीतिक और उससे जुड़ी अपराधों का यथार्थ चित्रण जो है महाभोज में हुआ है 1979 प्रकाशन वर्ष में हुआ, ये भी मन्नू भंडारी का ही है। दाम्पत्य जीवन और उसकी विसंगतियों का चित्रण अंधेरे बंद कमरे में 1961 मोहन राकेश और टूटती हुई नैतिक रूढ़ियों के बीच नीति के मूल्य स्रोत की खोज है और शेखर एक जीवनी 1941 अंकित जी का, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे सिलेबस में लगे हुआ है, शेखर एक जीवनी और आपका बंटी, तो ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप, उसने कहा था। तो सही क्रम आपको चुनना है दोस्तों, ये कहानियों का है। और दोस्तों इनमें से जो लगी हुई कहानी लगभग दोस्तों सारी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो दोस्तों ये आप मान लीजिए कि जो नया सिलेबस चेंज हुआ है दोस्तों, उस नए सिलेबस पर आधारित जो प्रश्न पत्र बना है वो दिसंबर 2019 का सटीक बैठता है, बाकी तो पहले वाला जो था वो उतना नहीं बैठता। तो यहाँ ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई चीज़ें उनको हम गहराई से पढ़ें और बताएं, ठीक है। तो ये मैं अभी हमारा दोस्तों हिंदी कहानी का चैप्टर चल ही रहा है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी आजकल, ठीक है। तो अभी ये भी सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आगे इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको बताऊंगा। उत्तर है दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन था, अर्थात उसने कहा था 1915 चंदा शर्मा गुलेरी, आकाशदीप 1929 जयशंकर प्रसाद, ईदगाह 1933 प्रेमचंद, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है या उद्देश्य वर्धक वाक्य है, ठीक है। तो आप भी खुद दोस्तों अपना पेपर सॉल्व करते रहें, ठीक है।
तो दोस्तों ये जो है मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये दो वाक्यों को मिलाकर बनाया है। मैं आपको इसका व्याख्या यहाँ आपको दिखाता हूँ। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए कि, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, जितना, उतना, यदि, तो आदि का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में इस मेले का उद्देश्य है प्रधान वाक्य है, जबकि व्यापार की वृद्धि हो, यह आश्रित वाक्य है। अतः यह वाक्य मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा और जो जोड़ने वाला शब्द है दोस्तों की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 266 है इस प्रकार से, आप भी खुद सॉल्व करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो आलोचना वाले यूनिट से दोस्तों से लिया गया। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। दोस्तों ये तो 100% गलत है ही है। तो सही कूट आपको चूज करने दोस्तों। सही कूट दोस्तों इस प्रकार से है, ए और सी, ए बी और बी सी और बी डी। तो सही है ए और सी दोस्तों। ए और सी इस प्रकार है, साहित्य की प्रचारात्मक का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कोटि पर हल किया जा सकता है। और सी है, पिछली संस्कृति से नाता जोड़ तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो डी तो मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था। तो बी भी जो है गलत है और सही है ये। हाँ, तो ऑप्शन एक ठीक है। और कथन साहित्य की प्रचारात्मक पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर बात हो गई। रामविलास शर्मा की कृतियाँ हैं दोस्तों। प्रेमचंद 1941, भारतेंद्र युग 1943, निराला 1946, प्रकृति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उसका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 53, भाषा साहित्य और संस्कृति 54, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954। दोस्तों भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य और की समस्याएं, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। आप रट लें, 54 है। 1954 में ही दोनों प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, मानव सभ्यता का विकास 1956। ठीक है। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित मिथकीय कवियों को उनके कवियों के कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करिए। तो दोस्तों मिथकीय कविताएं हैं प्रमथु गाथा, जय भारत, आत्मजी संस्था की एक रात, धर्मवीर, कुमार नारायण, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मैथिली चंद्रगुप्त, नरेंद्र। तो दोस्तों आपको सम्मिलित यहाँ करना है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको ऑप्शन भी दिख जाए और वो भी दिख जाए। तो ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, पहला ही इसका सही आंसर बनेगा। मैं आपको दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, पहला ही सही आंसर है। उसका सीधा मैं आपको यहाँ पर इसका व्याख्या आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों प्रमथु गाथा जो है धर्मवीर भारती का, प्रकाशन वर्ष यहाँ नहीं दिया इसका। जय भारत 1952, मैथिली चंद्रगुप्त का है। आत्मजी 1965, कुमार नारायण का है। संशय की एक रात 1962, नरेश मेहता का है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है। तो दोस्तों ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और ये जब मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों अपने उसमें, ये बड़ी विस्तार से आपको बताया। मेरी आप देख सकते हैं नेट की कई 5 यूनिट 5 में मैंने लाइव क्लासेस के रूप में दोस्तों क्लासेस दे रखी हैं, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रथम अंक अक्टूबर 1873 में आवरण पृष्ठ पर किया था। इसके बाद सन 1875 में मासिक पत्र हरिश्चंद्र चंद्रगी के फरवरी अंक में उपन्यास का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन सी पत्रिका में दोस्तों सबसे पिया था, किसके आवरण पृष्ठ पर दिया गया था। अगली बार आगामी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा सकता है, तो आप इसकी व्याख्या को अच्छे से समझ लीजिए और ध्यान से रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रोफेसर थे, वो हैं गिलक्रिस्ट, विलियम जोन्स, पिनकॉट और गियर्सन। दोस्तों आप सबको पता है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो एक्सप्लेनेशन है, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं इस कॉलेज के हिंदुस्तानी प्रथम प्रोफेसर थे। उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी प्रेरणा से ही लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिक की तोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, प्रकाशनकार की दृष्टि से भीष्म सायनी के नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना। तो हानुस, माधवी, रंग बसंती चोला और आलमगीर। ठीक है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार आ चुका है। मैं आपको बता दूं ये प्रश्न कम से कम नेट में 5 बार से ज़्यादा आ चुका है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, 5 बार से ज़्यादा ये नाटक कई बार प्रश्न आ चुका है। तो प्रकाशनकार की दृष्टि से दोस्तों हानुस 1977, माधवी 1985, रंग बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999 सही कालक्रम इसका यह बनेगा। ऑप्शन एक ही सही
है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तितली, उर्वशी, चंपू, इरावती, झरना। सही आपको बताना है। तो ऑप्शन पुट आपको दोस्तों चुनने हैं, कौन कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता है जयशंकर प्रसाद का झरना तो है ही है, और साथ में कौन सा है दूसरा, वो है उर्वशी, चंपू। ठीक है, तितली और इरावती जो है वो नहीं है। मैं आपको उस पर व्याख्या दिखाता हूँ कि उर्वशी, चंपू और झरना दोनों काव्य वो हैं 1909 और 1918 जयशंकर प्रसाद जी के। तितली और इरावती जो हैं वो उपन्यास है, न कि बल्कि काव्य हैं। और 1934 में जयशंकर प्रसाद का उपन्यास अपूर्ण है, इरावती आप सबको पता है वो अपूर्ण रहा था। ठीक है, तो चारों रचना जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन 2 काव्य हैं और 2 उपन्यास है। थोड़ा सा कन्फ्यूज करके प्रश्न को दोस्तों दिखा दिया है, बाकी प्रश्न तो आसान ही था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो आपको बताना है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधू। सही आंसर ऑप्शन 3 है दोस्तों। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है वो ऐतिहासिक संस्कृति पर नहीं है। प्रश्न पर दोस्तों व्याख्या इस प्रकार से है, टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं वो दोस्तों राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। 1946 में प्रकाशित हुआ था, भगवती चरण वर्मा जी का। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक है, 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे सिलेबस में है। पुनर्वा ऐतिहासिक है, 1973, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैशाली की नगरवधू ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक है, चतुर्थी शास्त्री 1948। ठीक है दोस्तों, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आज मैं इस पेपर को इस सारे को कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों 10 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा सकता है। केशव बिहारी भूषण सेनापति। दोस्तों इसके लिए आप ट्रिक देख सकते हैं मेरी, रीतिकार की कवियों को कैसे याद करें, KBC खेल कर ऐसे करके मेरी ट्रिक है, आप वो देख लीजिएगा, वो यहाँ मैच करेगी और मैं आपको यहाँ पर सही आपको व्याख्या दिखा देता हूँ। केशव का समय काल है 1555, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीरदेव सिंह चरित, रतन बाबरी, विज्ञान गीता और जहांगीर चंद्रिका। दोस्तों विज्ञान गीता एग्जाम में कम से कम 10 बार से ज़्यादा पूछी गई ही है। केशव जी की इस रचना आप ये ध्यान रखिएगा। सेनापति 1589, कवित रत्नाकर और काल काव्य काल्पत्रुम। बिहारी 1595, बिहारी सतसई और भूषण 1613, शिवराज भूषण 1673 और शिव बावनी चतुर्साल दशक, ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पंक्तियां हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पंडित सहोल सख्त बखाणी, देही बुद्ध शरण न जाने, 12 वर्ष लोग होकर जुए, ओले तेरे सिए जिए से यार, बस कौशल तो रहे किनल कनई लोचन आधे, जाति ओछ पाति ओछ ओछा जन्म जन्म हमारा। तो दोस्तों ये कर्णपा सरपा जगनिक विद्यापति और हरिदास। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ सारी की सारी दोस्तों, आप सही आंसर देख लीजिएगा। मैं सीधा व्याख्या आपको दिखा देता हूँ बिना समय वेस्ट करे, जैसे कि समय वेस्ट होगा तो फिर पूरे प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों पहली पंक्ति पंडित सैल वाली जो है वो सरपा की 8वीं शताब्दी में के हैं सरपा का समय काल, और 12 वर्ष जो है दोस्तों जगनिक का है, 13वीं शताब्दी का समय है दोस्तों। ये 12 वर्ष ऊपर है। ये जो 2 सरदार हैं दोस्तों आलाउद्दीन, उस पर आधारित दोस्तों ये जगनिक की का एक जो ग्रंथ है रासो ग्रंथ, उस पर आधारित है। बस बड़ कौशल तो राधे किनाल कन्हई लोचन आदि विद्यापति 1550, और जाति ओछा पाति ओछा तो रैदास की आप सबको पता ही है। ठीक है दोस्तों, 1376 ईस्वी का समय काल है। 75, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? दोस्तों तो सही ऑप्शन आपको 4 है, उनमें से 2 चीज़ चूज करने हैं, रियासत का दीवान और पंत प्रशिक्षण, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। तो दोस्तों सही ऑप्शन 3 यानी कि A और C, यानी कि रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी इसका सही आंसर है। दोस्तों आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और मतलब गहराई से देखना पड़ता है, तो याद रखना पड़ता है। एक अगर आता है दूसरा नहीं आता तो अभी आप गलत कर जाते हैं। तो प्रेमचंद की कहानी रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में देसी रियासतों के राजा का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। वहीं पंच पश्चिमेश्वर कहानी जो है वो ग्रामीण पश्चिमी पर आधारित है, जबकि बड़े भाई साहब कहानी में 2 भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों 76वां प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार से, निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध, अपनी अपनी बीमारी, जीप पर सवार एलियां और निषाद बांसुरी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा इनमें से जीप पर सवार एलियां तो है, और दूसरा कौन सा है आपको सोच के रखिए, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, आगे ले चलता हूँ। आंसर है जीप पर सवार एलियां व्यंग है 1971, सर जोशी का अपनी अपनी बीमारी भी व्यंग है 1972, हरिशंकर प्रसाई भूलने के
विरुद्ध निबंध 1990, रमेश चंसा, निषाद भास्कर निबंध 1973 बोल रहा था। दोस्तों अगर बैंक के बारे में कुछ भी देखना सुनना है तो कोई भी आधारित क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए हरिशंकर प्रसाद जी को आप महत्वपूर्ण से अच्छे से याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें, सारी उनकी रचनाओं को ध्यान से रट लें। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, अस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की? धर्मपरक, राजनीतिपरक, कलापरक या अर्थपरक? तो दोस्तों ऑप्शन एक ही सही है, इसमें धर्मपरक और कलापरक की है, राजनीतिक और अर्थपरक नहीं की है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और विवेचन के लिए अस्तु ने जो है कैथरिस का शब्द का प्रयोग किया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध करना, परिष्कृत करना आदि। काव्य शास्त्र के संदर्भ में विवेचन का अर्थ है भावों अथवा विचारों को शुद्ध करना। अरस्तु का मत था कि जिस प्रकार औषधि से शारीरिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में मनुष्य के विचार शुद्ध परिष्कृत हो जाते हैं। उन्होंने लिखा कि त्रासदी, करुणा तथा त्रास के कृत्रिम उद्रेक द्वारा मानव वास्तविक जीवन की करुणा और भावनाओं और त्रास भावनाओं का निष्कासन करती है। अरस्तु के विवेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने 3 अर्थों में की, धर्मपरक, कलापरक और नीतिपरक, इन तीनों में की। दोस्तों अगली बार प्रश्न पूछा जा सकता है धर्मपरक, कलापरक और नीतिपरक का सही क्रम या कुछ भी पूछा जा सकता है अगली बार, ध्यान रखें दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसकी जो व्याख्या है वो। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू को लंबी अनुपस्थित इन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो ऑप्शन 2 सही है दोस्तों, वापसी, यानी कि उषा प्रियंदा की कहानी वापसी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू को लंबी अनुपस्थिति और परिवार के ढांचे में बाहर कर देती है। आवश्यक अवकाश ग्रहण करने की गजाधर बाबू को अपने ही घर में फालतू या पराया हो जाने का बोध और उसमें उत्पन्न पीड़ा का मानवीय व्यक्ति इस कहानी में दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉकडाउन के टाइम में भी दोस्तों ऐसी स्थिति बन जाती है, तो आप इस को देखिएगा, बड़ी अच्छी रहेगी, मार्मिक है। और मैं बहुत जल्दी इस पर अपनी कहानी पर नोट्स बना के आपको दूंगा, ये मेरे क्रम में आगे बढ़ी रही है। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, कथन है, स्थापना है, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। और तर्क है दोस्तों इसमें, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो सही और गलत आपको दोस्तों देखना होगा, क्या नेगेटिविटी क्या मिल सकती है, सब देखने होंगे। दलित साहित्य के अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। और क्योंकि दलित समस्या में मुख्यतः बाबा अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सही क्या है, गलत क्या है आंसर। और इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ ऑप्शन एक ही ठीक था, यानी कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग समाज के उन समुदायों के लिए किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे, जबकि दलित उन्हें माना जाता था जो जन्म से अवर्ण है, जिन्हें हिंदू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था के अनुसार शुद्ध माना जाता है या उन्हें अछूत समझे जाते हैं। स्पष्ट है कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ना ही यहाँ शब्द आया था दोस्तों, तो वहाँ नेगेटिविटी आ रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर दलित समस्याओं की प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है, ये बात सही है। तो इन दोनों विकल्पों में स्थापना ए गलत है, जबकि तर्क आर सही है। ठीक है, तो हमारी जो दोस्तों हमारी जो वीडियो है दोस्तों स्थापना तर्क वाली, आप किसी को नहीं हो पता हो तो बता देना, मैंने लिंक भेज दूंगा, उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन उस ट्रिक को लगाएंगे तो हमेशा सही आपके होंगे। अभी तक तो कारगर है दोस्तों, बाकी आगे देख रहे हैं। अंधायुग में संवादों को सुमेलित करना है दोस्तों। बद मेरे लिए नहीं रही नीति, वह अब वो मेरे लिए मनोग्रंथि है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठ ही थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, कहते हैं पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो दोस्तों ये वाली धृतराष्ट्र की पंक्ति मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मैं आपको सीधा एक्सप्लेनेशन दिखाया था दोस्तों। तो पहला वध मेरे लिए नहीं नीति है, यह सुत्थामा का है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठ भी सारी अनिवार्यता भविष्य भी, तो ये वृद्धयाचक का है। और अंतिम परिणय में दोनों जर्जर कहते हैं पक्ष चाहे सत्य हो, या तो यह यीशु का है और गूंगों के सिवाय कौन बोलेगा मेरी जय धृतराष्ट्र का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये मैं आपको करा चुका हूँ, मेरी यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों के जवाब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपके रणबीर भारती के अंधायुग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, निम्नलिखित में से दलित जीवन का पर आधारित उपन्यास है? धरती धन्य अपना, ठीकरे की मंगनी, कंठ गुलाब और यथा प्रस्तावित। ठीक है, तो दोस्तों आप सही आंसर देखिए, आपको पता है इनमें से एक हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और वो किस प्रकार का है, बाकी आप सब मैच करें। और दलित उपन्यासों पर आधारित क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आते हैं, एक प्रश्न आता ही आता है और वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये प्रश्न अब आने लगा है, यहीं
आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों धरती धन्य अपना जो मैंने कहा हमारे सिलेबस में लगा हुआ है वो दलित जीवन पर है, जगदीश चंद्र माथुर जी का है, 1992 में प्रकाशित हुआ। यत और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इस उपन्यास को लिखने में उन्हें 13 वर्ष लगे और फिर लिखने के बाद इसे प्रकाशित करने में और 4 वर्ष लगे थे। यथा प्रस्तावित 1982 दलित जीवन गिरिराज किशोर, ठीक रही की मंगनी 1989 नारी जीवन नासिरा शर्मा, कंठगुलाब 1996 नारी जीवन मृदुलागर। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि खाली जो 2 दिए थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इम्पोर्टेंट जो ये है नासिरा शर्मा और कंठगुलाब जो है वो भी महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है ये आप जानने के लिए हमारी ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज, वहाँ पर हमने बताएंगे 20 क्वेश्चन हमने रखे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है इन दोनों की रचना। मैं ये नहीं कह रहा यही वाली, बाकी कोई और हो सकती है लेकिन है महत्वपूर्ण। यूनिट 4 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 82, कीने हूँ कोरे के चतन अब काही काड़े कोनू, भोमन मोहन रिपू मिली पानी में कोलो। इस दोहे से संबंध क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम बंजित है, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी की नमक की तरह घुल गया है, कृष्ण की रूपा शक्ति में नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, और कोरिक का अर्थ है कचोटना। ठीक है, तो कूट देखो दोस्तों इसमें कौन से 2 होंगे वो सही हैं, तो ऑप्शन 4 सही है, ए और बी सही है। अर्थात बिहारी लाल द्वारा रचित इस दोहे में नायिका के कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कहती है कि जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य घुल गया है। अब कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम हटाना असंभव है। अर्थ है इस दोहे का संबंध में विकल्प ए और बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 283, चौथी यूनिट से है दोस्तों, और प्रश्न है अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो दोस्तों ये है पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट और तीसरी सस्ता। आप हो सकता है आप जो याद रखिए दोस्तों कौन सा सकता है, मैं आपको सीधा इसका आंसर कूट तो और दिखाई देता हूँ क्वेश्चन नंबर 83 का। दोस्तों पहला ऑप्शन सही था, अर्थात पहला गिरमिटिया था 1999 है दोस्तों। गांधी जी के जीवन संघर्ष पर केंद्रित है। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा क्रूरता का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। जुगलबंदी 1973 में, इसमें अंग्रेजों के साम्राज्य के साथ ढहती सामंतवादियों नए सत्ता ही देशों के रूप में कांग्रेस के उदय का चित्रण किया गया है। परिशिष्ट 1984 में ITI जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का मानवीय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और तीसरी सत्ता में 1982 पति पत्नी के बीच आने वाले तीसरे व्यक्ति के कारण दोनों के बीच उत्पन्न तनाव को कथा को आधार बनाकर ये लिखा गया है। बहुत ही सुंदर है दोस्तों व्याख्या इस प्रश्न की जो दी है इस प्रश्न पुस्तक में। और दोस्तों अगर आप ये पुस्तक लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर आपको लास्ट में दूंगा। 84 है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है एक यानी ए और सी, यानी कि वज्रयान से आकर के महासुखवाद का परिवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से दोस्तों ये पुस्तक के लिए है, वहाँ पर ये सब सारी बातें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और मेरी वीडियो पड़ी हुई दोस्तों वहाँ भी देख सकते हैं सबसे शुरुआत में। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 85, सर्व सुखलाल नामक बनिया किस कथा के उपन्यास पर लिखित है? तो दोस्तों आप बताया देवरानी जेठानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, निशा हिंदू, सबको पता है दोस्तों ये देवरानी जेठानी की कहानी का ही है। और यूनिट ये जो है उपन्यास वाली दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप सबको पता ही है, तो आप वहाँ से सब देख सकते हैं। तो पहला इसे ये देवरानी जेठानी की कहानी के लिए पंडित गौरीदत्त है, इनका प्रकाशन 1870 में हुआ। इस उपन्यास सरसुखलाल बनिया है। मुंशी टिकट नारायण का हरसराय काबली नामक शहर के अमीर सरसुखलाल की बेटी पार्वती और छोटी में सुखदेवी बेटे और के साथ, और छोटे बेटे का नाम छोटे ला और पुकारने के कारण छोटे पड़ गया है। इन सब की कथा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों में से कौन सा समूह सही है? आपको देखना होगा। तो दोस्तों सही समूह है ऑप्शन 3, यानी कि बेपथु, वैमनस्य, अशुभ, रोमांचक, स्तंभ। और मैं आपको दोस्तों यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद कर लें। बहुत सारे लोग अरिहंत की बुक से दोस्तों तैयारी कर रहे होंगे राइटर की से, उसमें ये क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा था, मैं आपको बता दूँ। इसके लिए आपको
भारतीय काव्य शास्त्र के जो पुस्तक है नगेंद्र जी की, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, वहाँ सही होगा। और मेरे जो भारतीय काव्य शास्त्र के दोस्तों नोट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे सही हैं नगेंद्र जी की पुस्तक के आधार पर। वहाँ पर मैंने इसको बड़े प्यार से समझाया, बड़े सरलता के साथ वो दर्शाया है दोस्तों, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, बिना किसी बाहरी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाली चेष्टा सात्विक अनुभाव कहलाती है और अनैतिक भाव की भी कहते हैं। भरत मुनि ने सात्विक मुख संख्या 8 मानी है, जो कि बेपतु, बेवर्ण्य, अश्रु, मन, स्तम, श्वेत, सर्वंग, प्रलय आदि से 3 सही है। और बाकी दोस्तों जो इसमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो संचारी भाव में से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, साधारणीकरण के लिए स्थापनाओं को प्रतीकात्मकों से सुमेलित करना है दोस्तों। रसास्वाद में तो दोस्तों मैं सोचता हूँ इस प्रश्न को डायरेक्ट आपको इसकी व्याख्या ही दिखा देता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है और मुझे जल्दी से फटाफट से ये तैयार ख़त्म करना है। आज ही प्रश्न पत्र काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से है, रसास्वाद से वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्ति जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण उनका साधारणीकरण करता है। तो दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद जी का कहना। काव्य प्रसंग रस के समस्त अवयवों का मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है, यह कहना है डॉक्टर नगेंद्र का। लोक हृदय की इस सामान्य अंतर्भूति पर कल्पित या कृत्रिम नहीं है, यह कहना है जोगी जी का। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है, साधारणीकरण का यही अर्थ है, यह कहना है आगे जी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 288 महत्वपूर्ण में 87 जो था बहुत महत्वपूर्ण था कि भारतीय काव्य शास्त्र से लिया है क्वेश्चन, लेकिन आ गया है वो आधुनिक काल के रचनाकारों की मान्यता को। वीरों को कैसा हो पसंद, कैदी और कोकिल, जवानी, हिमांद्री, तुंग सुरंग से क्रांतिकारी कविताएं दोस्तों। रामनेत्र त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयसिंह प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं सीधा बता देता हूँ, वीरों को कैसा हो पसंद, वो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिमांद्री तुंग सुरंग से जयशंकर प्रसाद दोस्तों। ये हिमांद्री तुंग सुरंग से जो ये पंक्ति है ये बार बार प्रश्नों में अक्षर आती रहती है जयशंकर प्रसाद की, आप ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 89, अपने काव्य सिद्धांत की निमित्ति के लिए किस पाश्चात्य का आचार्य ने सहजानुभूति को अवधारणा का सहारा लिया था, तो वो है क्रोचे। ठीक है। और दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, क्रोचे जो है शायद क्रोचे का जो ये सहजानुभूति दोस्तों चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न क्रोचे पर यहाँ दे दिया है। आप देखिएगा क्रोचे को सिलेबस में नहीं दे रखा, शायद, मुझे ऐसा ध्यान है। और खैर यहाँ पर देखें दोस्तों, सहजानुभूति, क्रोचे, उदात्तवाद, लंजनवास और वस्तुनिष्ठ समीकरण, न्याय व्यक्तिवाद इलियट के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 90, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ये व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, यह व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावता के लेखक हैं और वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं दोस्तों। सही आंसर इसका आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 मेरा ये ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, नहीं देखना है इसमें। ठीक है, ये व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर कवि हैं, इनमें से दोस्तों कोई सा एक है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 90 के बाद दोस्तों जो क्वेश्चन है 91 से लेकर 100 तक, तो वो संदर्भ पर आधारित हैं, तो वो क्वेश्चन मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दिखा दूँगा दोस्तों। और जो भी सदस्य, जो भी व्यक्ति चाहे तो इस बुक को मेरे से मंगवा सकते हैं, और उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ मेरे नंबर पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप, और बस आपको ये बुक अवेलेबल हम करवा देंगे। राइट। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। धन्यवाद।